आप सुन रहे हैं ईएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी, हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच की कहानियों से बनी हमारी सीरीज खामोश आवाजें। आज की कहानी नागपाश। निर्माता राजश्री राय, लेखक और सूत्रधार श्वेता राय। कहानी को आवाज दी है अखिलेश पांडे, मनीष राज, दिशा बिस्ट, मनीषा झा और ब्रिजमोहन ने। साउंड डिजाइन कला स्टूडियो। निर्देशक श्वेता राय। शुरू हो रहा है ईएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स नागपाश। सावन की पहली फुहार, रिमझिम बारिश, बारिश में खुशी से झूमते पौधे, ये सब देखकर चारुलता का मन भी नई उमंगे लेने लगा। उसे अभी भी याद है कैसे बचपन में बारिश देखकर मचल जाया करती थी और माँ से बगीचे में खेलने की जिद किया करती थी। लेकिन आज वो अल्हड़ और शरारती चारुलता 20 साल की हो चुकी है। उसके जीवन में नई उमंगें और चाहतें जन्म लेने लगी हैं। बागीचे में चिड़ियों के शोर से चारुलता का मन भी पंछियों की भांति चंचल होने लगा। वो भागकर बगीचे में जाती है और बारिश में भीगने लगती है। कभी किसी पौधे को देखकर खिलखिलाती तो कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को हिलाकर अपने मुंह पर उनके शीतल छींटे डालती। तभी अचानक से न जाने कहां से एक काला नाग झाड़ियों में सरसराहट के साथ फुफकारता हुआ बाहर निकलता है। उसे देखकर न जाने क्यों चारुलता एकदम मौन सी हो जाती है और अपनी सुध-बुध खोने लगती है। तभी माँ की नज़र फन फैलाए सांप पर जाती है। वो जोर से चिल्लाती हुई भागकर आती है। चारू, चारू! माँ की आवाज़ से काला नाग झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन चारुलता वहीं मौन खड़ी उसे एकटक देखती रहती है। माँ जोर से चारुलता को झकझोरते हुए कहती है, चारू, तेरा ध्यान कहाँ है? अभी तुझे सांप डस लेता तो। बरसों से ये काला नाग हमारे परिवार के लिए अभिशाप बना हुआ है। पहले तेरे छोटे भाई को खा गया, फिर तेरे चाचा को, अब तू ही है जो इस खानदान में बची हुई है। ईश्वर ना करे कि फिर कोई अनहोनी हो इस घर में। चारू, चारू, कुछ बोल तो। तुझे क्या हो जाता है काले नाग को देखकर कि तू अपनी सुध-बुध ही खो बैठती है? तभी चारुलता को ऐसा लगता है मानो वो किसी सम्मोहन से आज़ाद हो गई है। वो माँ से पूछती है, माँ, मुझे क्या हो जाता है? मुझे पता ही नहीं चलता। तभी माँ बोलती है, बेटी चारुलता, कितनी बार कहा कि यूं बारिश में अकेले बागीचे में ना आया कर। तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बाबा को मैं क्या मुंह दिखाती? चल अब अंदर चल। इतनी बड़ी हो गई लेकिन समझ रखती भर भी नहीं आई। उधर तेरे बाबा हैं कि लड़के वालों को कल न्योता भी दे आए तुझे देखने के लिए, और तू बारिश में भीगी जा रही है। अगर कहीं बीमार हो जाती तो? तभी चारुलता कहती है, माँ, तो क्या हुआ? उन लोगों के आने से मैं बारिश का आनंद लेना थोड़ी ही छोड़ दूंगी। माँ बड़े लाड से झिड़कते हुए कहती हैं, चल अब बस कर। तुझसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता। चारुलता को देखने नरेंद्र और उसके घर वाले आते हैं। चारुलता शादी के लिए हाँ कर देती है।
विवाह का शुभ दिन भी आया। शरद बाबू के घर में खूब रौनक मची हुई थी। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। अब चारुलता की विदाई का समय आ गया। नई वधू का श्रृंगार होने लगा। चारुलता दुल्हन के जोड़े में ऐसे लग रही थी मानो साक्षात देवी हो। पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। अब चारुलता के हृदय में माता पिता से दूर जाने का दुख सताने लगा था। वह अकेले में बैठकर रोना चाहती थी। उसे रह रहकर अपनी बचपन की यादें सताने लगीं। एक अनजाना सा भय उसे सताने लगा कि आखिर वो लोग कैसे होंगे। बचपन में माँ से एक पल के लिए भी दूर जाती तो वो रो रो कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती। अब वो मुझसे दूर कैसे रह पाएंगी? बाबूजी को भोजन कौन देगा? मेरा ख्याल रखने वाला वहाँ कौन होगा? कौन मेरे नाज नखरे उठाएगा? अब मैं जिद किससे करूँगी? न जाने वहाँ के लोग कैसे होंगे। यहाँ सुबह को कोई जगाता तो माँ कहती सोने दो, कच्ची नींद है, जाग जाएगी तो सिर में दर्द होने लगेगा। ससुराल में कहीं व्यंग तो नहीं सुनने पड़ेंगे कि बहू आलसी है। नरेंद्र तो अच्छे मालूम होते हैं, लेकिन बाकी परिवार के लोग कैसे होंगे? ये सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था और न जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद चारुलता की माँ कमरे में आती हैं और अपनी सोई हुई चारू को बड़े प्यार से निहारती हैं और मन ही मन कहने लगती हैं, कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन के जोड़े में। किसी की भी नजर ना लगे मेरी चारू को। वो उसके माथे को चूमती हैं और बड़े प्यार से उसे सहलाते हुए कहती हैं, चारू उठ बेटा उठ, तेरी विदाई का समय हो गया है। चारू अलसाई आंखों से माँ को देखती है। उसके भोले और अल्हड़पन को देखकर माँ की आंखें भर आती हैं और वो खुद को संभालते हुए कहती हैं, बेटी चारू, मुझे पता है तू बहुत समझदार है। वहां भी तू सबका दिल जीत लेगी। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि तू भूलकर भी किसी सांप के करीब नहीं जाएगी। और हाँ, वो मंत्र हमेशा याद रखना जो मैंने तुझे बचपन से सिखाया था। ये कहते हुए माँ चारू को गले से लगा लेती है। तभी चारुलता डरते डरते माँ को बताती है, माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख लग गई थी। बड़ा ही डरावना सपना देखा मैंने। एक काला भयंकर सा सांप बड़े बड़े फन फैलाए फुफकार रहा था। बड़ा ही विकराल रूप था, जैसे कि वो गुस्से में है। माँ चारुलता को संभालते हुए कहती हैं, बेटा, हमेशा ध्यान रखना कोई सांप तुम्हारे करीब भी ना आए। चारुलता अभी कुछ कह भी न पाई थी कि अचानक बारात की ओर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। एक पल में ही पूरे घर में कोहराम मच गया। लोग दौड़ते दौड़ते आए और बोलने लगे कि दूल्हे को सांप ने काट लिया है। बहू को विदा कराने आ रहा था कि कुर्सी के नीचे एक काला सांप छिपा हुआ था। दूल्हा ज्यों ही बैठा, सांप ने उसे डस लिया। चारुलता को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे सुन्न कर दिया हो। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसके जीवन में अब शेष कुछ बचा ही ना हो। चारुलता की माँ सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके बाबा शरद मूर्छित होकर गिर पड़े। लोग दूल्हे को लेकर डॉक्टर के पास गए, लेकिन विष इतना घातक था कि जरा सी ही देर में नरेंद्र के होंठ नीले पड़ गए और उसे बेहोशी आने लगी। देखते देखते ही कुछ मिनटों में नरेंद्र का शरीर ठंडा पड़ गया।
इधर सुबह की किरणें संसार में उजाला फैला रही थीं, तो उधर चारुलता के जीवन में अंधेरा हो गया था। अभी एक क्षण पहले ही उसका जीवन कितने सारे इंद्रधनुषी रंगों से भरा था और अब दूसरे पल ही वो लोगों की दया और करुणा की पात्र थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ ये सब अचानक कैसे हो गया। थोड़े ही दिनों में उसे एहसास हो गया था कि उसके जीवन में अब कोई नहीं आएगा। आस पड़ोस वाले भी उसे मनहूस समझने लगे थे। देखते देखते 2 साल बीत गए। शरद बाबू के लिए अपनी बेटी का दुख सहा नहीं जा रहा था और लोगों के ताने उन्हें शूल की तरह चुभने लगे थे। लेकिन उन्होंने तय किया कि वो चारुलता का दोबारा विवाह कराएंगे। कई लोगों ने उनके इस निर्णय पर खुशी जताई, तो वहीं कुछ रिश्तेदार दबी जबान में कहने लगे कि आखिर इस मनहूस को अपनाएगा कौन। लेकिन शरद बाबू अपने निर्णय से टस से मस न हुए। उनके लिए उनकी बेटी ही उनका सारा संसार थी। चारुलता पूरे घर की लाडली थी। जब से ये घटना हुई, चारुलता की मर्जी के बिना घर का कोई काम नहीं होता था। वो घर की मालकिन की तरह रहती। सभी ध्यान रखते कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशी आए, लेकिन चारुलता के चेहरे पर हमेशा से उदासी ही छाई रहती। आखिरकार कई महीनों की लगातार कोशिश के बाद एक अच्छे घर का वर शरद बाबू को मिल ही गया। चारुलता की माँ और बाकी घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। लेकिन चारुलता को कौन मनाए? वो तो जैसे मान बैठी थी कि वो मनहूस है। अगर मनहूस ना होती तो ऐसा उसके साथ क्यों होता? अगर मेरे भाग्य में सुहाग लिखा होता तो मैं विधवा ही क्यों होती? ये सारी आशंकाएं हमेशा उसके मन को कचोटती रहती। उसे कभी कभी ऐसी आशंका भी होती कि कहीं दोबारा विधवा न हो जाऊं। जब विवाह निश्चित हो गया और लड़के की तस्वीर उसके सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो मन ही मन सोचने लगी, चेहरे से कितनी सज्जनता और सौम्यता झलक रही है, लेकिन कहीं मेरे जीवन का काला साया इनके जीवन को भी ना निकल ले। ऐसी शंका उसके मन को सताने लगी और चारुलता तस्वीर को लिए हुए अपनी माँ के पास गई और माँ से बोली, माँ, मुझे आप और बाबा का दुख समझ आता है, लेकिन फिर भी आप बाबा को मना कर दें। मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि अब की बार कहीं वो घटना फिर दोबारा ना हो जाए। ऐसा कहते कहते चारुलता की आंखें छलक उठी। माँ बड़े प्यार से चारुलता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। बेटा, कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे ही सच मान ले। मैं जानती हूँ उस घटना से तेरे मन में डर समा गया है, जिससे तू परेशान है। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन ईश्वर इतना निर्दयी भी नहीं कि तेरे दुख को ना समझे। हाँ माँ, मैं तो समझती हूँ, लेकिन क्या? तू क्यों इतनी डरी हुई है? क्या फिर तूने कोई डरावना सपना देखा? माँ, न जाने क्यों मेरे मन में एक डर सा बैठा हुआ है और कह रहा है कि फिर कोई अनहोनी जरूर होगी। मुझे फिर से वही डरावने सपने आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि कोई सांप मुझे चारों ओर से लपेटे हुए है। उसकी परछाई हर वक्त मेरा सोते जागते पीछा करती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ नहीं चारू, ये तेरा भ्रम है जो तुझे सता रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, तू डर मत, ईश्वर तेरे साथ है। विवाह की तारीख तय हो गई।
एक बार फिर से शरद बाबू के घर में खुशियों ने दस्तक दी। शादी वाले दिन पूरे घर में चहल पहल होने लगी। कुछ लोग इस विवाह से खुश थे तो वहीं कुछ लोग पीठ पीछे बातें बनाने में लगे रहे। विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। मेहमानों ने भी इस विवाह की खूब तारीफ की। दूसरे दिन भोर में चारुलता की विदाई का समय था। बारात घर में पूरे तौर पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए थे। बिजली की रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। बहू की विदाई की तैयारियां चल रही थीं। सुबह 5 बजे विदाई का शुभ मुहूर्त था। एक तरफ शहनाइयाँ बज रही थीं तो वहीं दूसरी तरफ लड़की के घर वाले विदाई की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन चारुलता की आंखें न जाने किस अनजाने डर से सहमी सहमी सी थीं। ऐसा समय था कि वो किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। बस वो चाहती थी किसी तरह विदाई का समय अच्छे से निकल जाए। बाजा बजने लगा। विदाई की वो घड़ी भी आ गई जब चारुलता को विदा कराना था। लेकिन ये क्या? दूल्हा जैसे ही गाड़ी में बैठा वैसे ही किसी तेज चीज के चुभने का एहसास पैरों में हुआ। नजर पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। एक बड़ा सा सांप सीट के नीचे रेंगता चला जा रहा था और देखते देखते नजरों से गायब हो गया। दूल्हे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक पल में ही सारे घर में कोहराम मच गया। लोग दौड़ पड़े। दवाई और डॉक्टर पहले से ही थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाइयाँ दी गई, झाड़ फूंक सब कर लिया गया, लेकिन सांप इतना जहरीला था कि कुछ पल में ही दूल्हे की मौत हो गई। चारुलता ने सुना तो वो स्तब्ध रह गई। उसके पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था। एक बार फिर उसकी दुनिया वीरान और बेरंग हो चुकी थी। वो दौड़कर अपने पति के पास गई। अंतिम बार वो उन्हें देख लेना चाहती थी। कहीं न कहीं वो अपने पति की मौत का दोषी खुद को ही समझ रही थी। अंतिम बार उसने चंदर को देखा और ऐसे मुंह मोड़ लिया मानो अब संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसे अपना जीवन अभिशाप लगने लगा। इस अनोखी घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई। जो सुनता वही चकित रह जाता कि आखिर माजरा क्या है। अब आस पड़ोस के लोगों ने भी शरद बाबू से दूरी बना ली। हर कोई चारुलता को मनहूस और अभिशापित मानने लगा। इसके बाद तो शरद बाबू और रति देवी ने भी समझ लिया कि चारुलता के भाग्य में विधवा रहना ही लिखा है। जब भी घर में कहीं छोटा सा भी सांप दिख जाता तो पूरे घर में कोहराम मच जाता, एक नई अनहोनी की आशंका से। इस घटना के बाद चारुलता के व्यवहार में एक अलग सा अंतर दिखने लगा। हमेशा से चंचल दिखने वाली चारुलता की आंखों में जीवन के प्रति निराशा थी। अब खुशी और हंसी की जगह भक्ति और आध्यात्म ने ले ली थी। शायद चारुलता के जीवन में वैराग्य ही लिखा था। 5 साल ही बीते थे कि बनारस विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर यतीन्द्रनाथ ने इस किस्से को सुना तो उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। और हो भी क्यों ना, वो पशुशास्त्र के ज्ञाता जो थे, उन्होंने सांपों के व्यवहार पर खास तौर से रिसर्च किया था। वो इस रहस्य को खोज निकालना चाहते थे। उन्होंने बिना किसी देर के शरद बाबू के यहाँ अपने विवाह का संदेश भेजा कि वो उनकी लड़की चारुलता से विवाह करना चाहते हैं। अगर शरद बाबू और उनका परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हो
शुरू में शरद बाबू ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, लेकिन प्रोफेसर यतीन्द्रनाथ ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी। उन्होंने दोबारा संदेश भेजा और शरद बाबू से मिलने का समय भी मांगा। शरद बाबू ने अब उनसे मिलने के लिए हाँ कर दी। यतीन्द्रनाथ शरद बाबू के घर पहुंचे और उनसे अपने उसी विवाह प्रस्ताव को दोबारा दोहराने लगे और अपने बारे में विस्तार से बताने लगे। जी, मैं तकरीबन 10 सालों से सांपों पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं इस विषधर सांप से लड़ना चाहता हूँ। वह कितना ही विषधर क्यों ना हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर वो मुझे काट भी ले तो मेरे पास ऐसे मंत्र और औषधियाँ हैं कि मैं एक पल में उसके विष को उतार दूंगा। मैं विष उतारने में माहिर हूँ। शरद बाबू को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने इसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रोफेसर यतीन्द्रनाथ के सामने एक शर्त रखी और वो बोले, यतेंद्र बाबू, मैं अपनी बेटी चारुलता के विवाह के लिए तैयार हूँ, पर मैं और मेरा परिवार चाहता है कि विवाह कलकत्ते में नहीं बल्कि बनारस में हो। प्रोफेसर यतीन्द्रनाथ ने तुरंत हामी भर दी। शरद बाबू अपने कुछ खास रिश्तेदारों और परिवार को लेकर 1 सप्ताह पहले ही बनारस पहुंच गए और वहां की धर्मशाला में ही रुक गए। चलते समय सबने अपने संदूक और सामान को खूब देखभाल कर रखा कि कहीं उसमें सांप छिप कर न बैठा हो। शुभ लगन में चारुलता और यतीन्द्रनाथ का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन चारुलता अपने अंदर की बेचैनी और डर को छिपा नहीं पा रही थी। बस उसे एक ही डर सता रहा था कि इस विवाह संस्कार में कोई विघ्न न आए। चारुलता को उसके ससुराल सकुशल विदा करा दिया गया, लेकिन शरद बाबू का मन अब भी बेचैन था। वो घर तो लौट आए थे, पर रह रहकर उन्हें अपनी बेटी और दामाद के भविष्य की चिंता होने लगी थी। उधर चारुलता का स्वागत बड़े धूमधाम से ससुराल में हुआ। वहां अब ससुराल में चारुलता के स्वभाव में एक विचित्र सा अंतर दिखने लगा था। वह औरों से हंसती बोलती, आराम से बातें करती, खाती पीती, घूमने जाती, थिएटरों और सामाजिक समारोह में भी लोगों से बड़ी खुली मिली रहती। बाहर तो जैसे हर मौके पर प्रोफेसर यतीन्द्रनाथ के साथ जाती और उनका खूब ख्याल भी रखती। उनके साथ बड़े ही प्रेम से रहती। कोई बाहर का देखता तो बस यही कहता कि दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। लोगों की नज़रों में तो उन दोनों का जोड़ा बेहतरीन और आदर्श था, लेकिन घर के अंदर चारुलता का व्यवहार एकदम बदल जाता। जैसे ही वो अपने पत्नी के कमरे में जाते, उसका मुख विकृत हो जाता, भौएं तन जाती, चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, शरीर अग्नि की भांति जलने लगता, पलकें खुली रह जाती, नेत्रों से ज्वाला सी निकलने लगती, मुख पर कालिमा छा जाती। अब यतीन्द्र बाबू को लगने लगा था कि वो उनकी पत्नी चारुलता नहीं है, बल्कि कोई नागिन है। कभी कभी वो फुफकारने लगती। इस हालात में यतीन्द्रनाथ को चारुलता के पास जाने और उससे कुछ भी कहने की हिम्मत न होती। वो चारुलता के रूप से आकर्षित तो थे, लेकिन ऐसी हालत में वो उससे घृणा करने लगे थे और डर के मारे कमरे से बाहर निकल जाते। कई मनोवैज्ञानिकों को दिखाया, डॉक्टरों से सलाह ली, खुद भी औरत के व्यवहार पर कई सारी किताबों पर रिसर्च भी की, लेकिन इस विषय पर कहीं कोई सही सुझाव
और दवा काम नहीं आई। उन्हें अब अपना जीवन नर्क लगने लगा था। उन्हें अब पछतावा हो रहा था कि नाहक ही उन्होंने बैठे बिठाए इतनी बड़ी मुसीबत को घर में ही बुला लिया। उन्हें अब शंका भी होने लगी थी कि अवश्य ही ये कोई प्रेतात्मा है जो चारुलता के शरीर में है। हालांकि वो विज्ञान में विश्वास तो रखते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी बुद्धि और तर्क कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी ये हालत हो गई कि वो हमेशा चारुलता से डरे और सहमे से रहने लगे थे कि न जाने कब चारुलता उन पर हमला कर दे और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। एक दिन की बात है, प्रोफेसर यतीन्द्रनाथ किसी सम्मेलन में गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक बड़े योगी बाबा से हुई। उन्होंने अपनी सारी व्यथा उस योगी बाबा को कह डाली। तभी बाबा ने बोला, प्रोफेसर साहब, अभी आप जाओ और कल अपनी पत्नी का कोई कपड़ा और तस्वीर मेरे पास लेकर आना। इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या माजरा है। यतीन्द्र बाबू को अब अपने जीवन में एक उम्मीद सी जगी। उस दिन जब वो घर लौटे तो रात के 12 बज गए थे। बारिश का मौसम था। नौकर चाकर सब सो गए थे। वो चारुलता के कमरे में उसे देखने गए और जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा तो क्या देखते हैं कि चारुलता के सिरहाने एक बड़ा सा काला सांप बैठा हुआ है और चारुलता एकदम बेसुध बिस्तर पर पड़ी हुई है, जैसे मानो कि उसे कोई होश ही ना हो। अब तो प्रोफेसर साहब को यकीन हो गया कि ये कोई मामूली सांप नहीं है, ज़रूर कोई प्रेत है जो चारुलता के पीछे पड़ा हुआ है और इसने सांप का रूप ले लिया है। प्रोफेसर साहब चुपके से कमरे से बाहर लौट आए। अगले ही दिन चारुलता की नज़र बचाकर वो उसकी एक तस्वीर और साड़ी कमरे से उठा लाए और बाबा के पास आए। बाबा ने दोनों चीज़ों को हाथ में रखा और भगवान शिव की मूर्ति के सामने कुछ मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो वो बेहद चिंतित थे। उनकी चिंता देखकर प्रोफेसर साहब डर गए और पूछने लगे, क्या हुआ बाबा? बाबा ने बोला, प्रोफेसर साहब, वह कोई सांप नहीं है, बल्कि चारुलता के पिछले जन्म का पति है, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी और अब उसका प्रेत सांप बनकर सभी को डस रहा है। तभी प्रोफेसर साहब ने पूछा, अब क्या करें बाबा? बाबा ने बोला, प्रोफेसर साहब, तुम्हें 21 दिनों तक यहाँ महामृत्युंजय का जाप कराना होगा और उसके बाद हवन की भभूत उसके माथे पर लगानी होगी। लेकिन याद रहे, वो सांप तुम्हें काटने ना पाए, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। 21 दिनों तक बड़े ही भव्य रूप से बाबा ने महामृत्युंजय का जाप करवाया और हवन की भभूत प्रोफेसर के हाथों में रख दी। जब प्रोफेसर घर पहुंचे तो रात के 1 बज चुके थे। वो धीरे से चारुलता के कमरे में गए तो क्या देखते हैं, वही खतरनाक दृश्य। चारुलता बेसुध पड़ी है और सांप उसे चारों ओर से लपेटे हुए है। ये देखकर प्रोफेसर साहब पसीने पसीने हो गए, लेकिन हिम्मत करके वो कमरे में गए और क्या देखते हैं कि सांप ने चारुलता का रूप ले लिया है।
अब वो जिस चारुलता को देख रहे थे वो असल में प्रेत था, जिसकी आत्मा ने चारुलता के शरीर में प्रवेश पा लिया था। अचानक से चारुलता पर भूत सवार हो गया। उसकी आंखें अग्नि की तरह लाल हो गईं। गुस्से में ऐसे फुफकारने लगी जैसे कोई सांप हो। जैसे ही उसकी नज़र यतीन्द्र बाबू पर पड़ी तो वो फुफकारते हुए बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से वार करने के साथ साथ उन्हें दांतों से काटने की कोशिश करने लगी। इसके साथ ही इसने अपनी दोनों बाहें यतीन्द्र की गर्दन पर डाल दी। यतीन्द्र बाबू ने बहुत चाहा, पूरा जोर लगा दिया कि अपना गला छुड़ा ले, लेकिन ये क्या? चारुलता की पकड़ हर पल उन पर मजबूत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई रस्सी उनके गले में फंदा बनकर उनकी सांसें ले लेना चाहती है। उधर यह संदेह भी था कि अगर उसने मुझे काटा तो मेरा मरना तो तय है। चारुलता के हाथ रस्सी के फंदे की भांति उनकी गर्दन को कसते जा रहे थे। वो दीन असहाय भाव से इधर उधर ताकने लगे। कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। पैर थरथराने लगे थे। तभी अचानक से चारुलता ने उनकी बाहों की ओर मुंह बढ़ाया। यतीन्द्र बाबू अंदर से कांप उठे। मौत आंखों के सामने थी। तभी वो मन ही मन बोले, ओ भगवान, कितना विकराल स्वरूप है, प्रत्यक्ष नागिन मालूम हो रही है। चारुलता बार बार सांप की भांति फुफकार मारकर जीभ निकालते हुए उनकी ओर तेजी से झपटी और एकाएक वो बड़े कर्कश स्वर में बोली, तू मेरी चारुलता के पास आएगा, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो बड़ी तेजी से यतीन्द्र बाबू के हाथों को काटने को बढ़ी। यतीन्द्र बाबू ने अपनी मौत सामने देखकर पूरा जोर लगा दिया और तेजी से अपने हाथ में पकड़ी भभूत को चारुलता के चेहरे पर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही चारुलता की बाहों का बंधन ढीला पड़ गया। एक क्षण में ही वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगा मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। अब यतीन्द्र बाबू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसी अद्भुत प्रेत लीला थी। थोड़ी देर बाद में चारुलता को होश आने लगा और उसने अपने पास यतीन्द्र बाबू को पाया और पूछने लगी, अरे आप कब आए और मुझे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे क्या हो गया था? तभी यतीन्द्र बाबू बोले, कुछ नहीं चारू, बस शायद तुम जरा थकान से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ऐसा कहते हुए वो चारुलता के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगे, लेकिन ये उनका दिल ही जानता था कि यहाँ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। आप सुन रहे थे ईएनसी सिने ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स खामोश आवाजें। आज की कहानी थी नागपाश। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ईएनसी सिने ओरिजिनल्स। नई कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।